एक परीक्षा रद्द हुई। आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे अपनी जीत कहा है, लेकिन उसी फैसले ने 1910 घरों में एक नया डर पैदा कर दिया। ये वे युवा हैं जिन्हें सरकार खुद नियुक्ति पत्र दे चुकी थी, कई सरकारी सेवा ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनका सवाल है, अगर हमने पेपर नहीं खरीदा, पैसा नहीं दिया, किसी बिचौलिए से संपर्क नहीं किया और अपनी मेहनत से मेरिट में आए, तो हमारी नौकरी क्यों जाए? सवाल भी वाजिब है, लेकिन इसका उल्टा सवाल भी उतना ही जरूरी है। अगर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ही इतनी प्रभावित थी कि असली और नकली मेरिट को अलग करना संभव नहीं रहा, तो फिर किस मेरिट को बचाया जाए? और यही जेएसएससी सीजीएल की कहानी प्रोटेस्ट से निकलकर कानून और एविडेंस की सबसे कठिन कसौटी पर आ जाती है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले इसी परीक्षा को देख चुका है। 3 दिसंबर 2025 झारखंड हाईकोर्ट के सामने सीजीएल में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप थे, लेकिन उस समय उपलब्ध मटेरियल के आधार पर कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द नहीं की, बल्कि रिजल्ट और अपॉइंटमेंट्स आगे बढ़ाने को कहा। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात हुई। इन्वेस्टिगेशन में आरोप था कि 28 कैंडिडेट्स को नेपाल ले जाकर क्वेश्चंस और आंसर्स याद कराए गए। इनमें से 10 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने उन 10 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोक दिया, लेकिन बाद में बाकी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट नहीं रोकी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आगे कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट माल प्रैक्टिस में शामिल मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट में आप केस देख सकते हैं, प्रकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका केस का एविडेंस भी डाला है, आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। यानी उस समय अप्रोच ब्रॉडली यह था, दोषी को पहचान सकते हैं तो दोषी पर कार्रवाई कीजिए, पूरे समूह को एक साथ दोषी मत मानिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं किया और फिर 30 दिसंबर 2025 को झारखंड सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 1910 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। कई ने नौकरी ज्वाइन कर ली। कहानी शायद यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2026 में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और यही कहानी बदल गई। सीआईडी की कार्रवाई तेज हुई। एग्जामिनेशन एजेंसी, टीडीपीएल और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई। एसआईटी और सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और सरकार का कहना है कि जांच में नए और गंभीर तथ्य सामने आए। फिर 17 अगस्त को सरकार ने जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का बड़ा फैसला लिया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और यही इस मामले का शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच ऐसा न्याय क्या मिला? क्योंकि जिस परीक्षा को हाईकोर्ट ने पहले कैंसिल नहीं किया, जिसका रिजल्ट जारी हुआ, जिससे 1910 अपॉइंटमेंट्स हुई, आज उसी परीक्षा को सरकार रद्द कर रही है। इसलिए अगर मामला कोर्ट में जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रोटेस्ट की भीड़ नहीं होगी, नारे नहीं होंगे, राजनीतिक बयान भी नहीं, एविडेंस होगा। और अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीआईडी और एसआईटी की है, क्योंकि सरकार ने कैंसिलेशन का फैसला अपनी इन्वेस्टिगेशन से सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया है। इसलिए अब सवाल है, सीआईडी और एसआईटी ने आखिर पाया क्या है? कितने कैंडिडेट्स के खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस है? क्या मनी ट्रेल मिला? क्या कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स या डिजिटल डिवाइसेस से कैंडिडेट, मिडिलमैन, एजेंसी, ऑफिशियल की चेन एस्टैब्लिश होती है? क्या क्वेश्चन पेपर तक एडवांस एक्सेस का एविडेंस है? क्या ओएमआर या रिजल्ट प्रोसेसिंग में मैनिपुलेशन का प्रमाण मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, यह एविडेंस कुछ लोगों तक सीमित है या पूरी परीक्षा की क्रेडिबिलिटी को प्रभावित करता है? यही फर्क इस मामले का भविष्य तय कर सकता है। इसे 100 कैंडिडेट्स के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 100 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए। इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ कि 5 ने चीटिंग की। उन 5 की पहचान हो गई, उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंस है, मनी ट्रेल है, कनेक्शन एस्टैब्लिश है, तो स्वाभाविक सवाल होगा, बाकी 95 की नौकरी क्यों जाए? सुप्रीम कोर्ट की रिक्रूटमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस में टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को अलग करने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण रही है। जहां दोषियों को रिलायबली अलग किया जा सकता है, वहां इनोसेंट कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट भी मायने रखते हैं। सचिन कुमार वर्सेस डीएसएसएसबी में सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी के साथ इनोसेंट कैंडिडेट्स के प्रति फेयरनेस को भी महत्वपूर्ण माना। लेकिन
अब दूसरा सिनेरियो देखिए, क्वेश्चन पेपर बड़े स्तर पर बाहर गया, किस किस को मिला पता नहीं, ओएमआर या रिजल्ट प्रोसेसिंग कंप्रोमाइज्ड मिली, रिकॉर्ड्स इतने अनरिलायबल हैं कि इन्वेस्टिगेटर भी नहीं बता सकता कौन जेन्युइन है और कौन बेनिफिशियरी। तब आप किस मेरिट को बचाएंगे? क्योंकि जिस तराजू से मेरिट नापी गई, अगर वही तराजू खराब था तो सही वजन कैसे पता चलेगा? यही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओ चक्रधर जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स का प्रिंसिपल महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इरेगुलरिटीज इतनी व्यापक और इंटरवेंड हो कि टेंटेड और अनटेंटेड को अलग करना प्रैक्टिकली संभव ना हो, तो पूरी सिलेक्शन को कैंसिल करना लीगली सस्टेनेबल हो सकता है। यानी असल सवाल यह नहीं है कि गड़बड़ी हुई या नहीं, असली सवाल है गड़बड़ी कितनी गहरी थी। और यही सरकार की जिम्मेदारी भी शुरू होती है। सीआईडी राज्य सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एसआईटी भी राज्य द्वारा गठित इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म है। इसलिए सिर्फ यह कहना कि हमारी जांच में गंभीर गड़बड़ी मिली है कोर्ट में अपने आप पर्याप्त नहीं होगा। अगर कैंसिलेशन चैलेंज होता है तो सरकार के अपने डिसीजन का ऑब्जेक्टिव एविडेंशियरी फाउंडेशन दिखाना होगा। यानी क्या एविडेंस मिला, उस एविडेंस का पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस से क्या कनेक्शन है, और उससे यह कंक्लूजन कैसे निकला कि दोषियों को अलग करना संभव नहीं था, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करना जरूरी था। यही सरकार की असली कानूनी परीक्षा होगी, क्योंकि अरेस्ट की संख्या, रेड्स की संख्या, बरामद मोबाइल फोन्स की संख्या या आरोपियों की संख्या अपने आप यह साबित नहीं करती कि पूरी परीक्षा कॉन्टेमिनेटेड थी। उसके लिए चाहिए एविडेंस चेन, और उस एविडेंस चेन से सरकार को, कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि यह केवल कुछ खराब कैंडिडेट्स की कहानी नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम इतनी सिस्टमैटिक थी कि ट्रस्टवर्दी मेरिट को रिकंस्ट्रक्ट करना संभव ही नहीं रहा। तो 1910 लोगों का क्या होगा? अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 1910 लोगों की नौकरी चली गई। कैंसिलेशन डिसीजन एक स्टेज है, अपॉइंटमेंट्स पर कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन दूसरी स्टेज हो सकती है और जुडिशियल चैलेंज तीसरी। ब्रॉडली 3 रास्ते संभव हैं। पहला, सरकार कोर्ट को सिस्टमैटिक कंटेमिनेशन कन्विंस कर दे, कैंसिलेशन कायम रहे, अपॉइंटमेंट्स प्रभावित हो और फ्रेश एग्जामिनेशन हो। दूसरा, कोर्ट कहे दोषियों की पहचान संभव है, उन्हें हटाइए, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट्स को बचाइए। और तीसरा, कोर्ट फाइनल डिसीजन तक इंटरिम प्रोटेक्शन दे और सरकार से पूछे आपके पास नया एविडेंस क्या है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। इस मामले में 2 तरह के अन्याय संभव है, एक गड़बड़ी हुई हो और दोषी कैंडिडेट्स नौकरी में बना रहे, और दूसरा गड़बड़ी किसी और ने की हो और उसकी कीमत एक निर्दोष कैंडिडेट अपनी नौकरी देकर चुका है। इसलिए इसे प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स बनाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बनाना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। असल लड़ाई है टेंटेड बनाम अनटेंटेड। अब जिम्मेदारी सीआईडी और एसआईटी पर है कि वे बताएं दोषी कौन है, एविडेंस कितना है, नेटवर्क कितना बड़ा है, और क्या दोषियों को बाकी कैंडिडेट से अलग किया जा सकता है। और जिम्मेदारी सरकार पर है कि अगर उसने पूरी परीक्षा रद्द की है तो कोर्ट के सामने यह साबित करे कि पूरी परीक्षा रद्द करना ही क्यों जरूरी था। अगर एविडेंस कहता है कि दोषियों की पहचान संभव है तो सवाल होगा कि निर्दोष की नौकरी क्यों जाए। लेकिन अगर एविडेंस कहता है कि पूरी सिलेक्शन ही इतनी कॉन्टेमिनेटेड है कि असली मेरिट्स पहचानना ही संभव नहीं, तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाने से वह परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो जाती। इसलिए जेएसएससी सीजीएल की शायद सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू हुई है। एक तरफ सरकार का कैंसिलेशन डिसीजन, दूसरी तरफ सीआईडी और एसआईटी का एविडेंस, बीच में 1910 युवाओं का भविष्य, और सामने कोर्ट, जहां शायद एक ही सवाल तय करेगा कि आगे क्या होगा। क्या दोषी को छांटकर निर्दोष को बचाया जा सकता है? क्योंकि निष्पक्ष भर्ती का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि गलत आदमी नौकरी में ना जाए। निष्पक्ष भर्ती का मतलब यह भी है कि सही आदमी की नौकरी गलत तरीके से ना जाए। आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड और मैं अमित मोदी। आप सारे लोगों का शुक्रिया।